नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से असबीर सिंह जुड़े हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। असबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। जी धन्यवाद संगीता जी, आपके चैनल को और आपको भी। जी, असबीर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने अभी तक मैनपुरी के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी मैदान में किसको उतार रही है? ये हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जिनको भी तय करता है और वो 2-4 दिन के अंदर शीर्ष नेतृत्व तय करके आपके सामने हमारा प्रत्याशी का नाम घोषणा कर दी जाए। जी, जैसे बात हम मैनपुरी की कर रहे हैं तो वहां पे डिम्पल यादव को उतारा गया है सपा की तरफ से। तो ये भी एक खबर चर्चा में है कि बीजेपी जो है अर्पणा यादव को उतार रही है। जी ये देखिए, मैंने बताया था बीजेपी पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी, और उस गढ़ को हमने धीरे धीरे ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। जब से माननीय मोदी जी और योगी जी सरकार में आए हैं, लोगों को विकास कार्य हमारा भा रहा है और लोगों के लिए हमारी सरकार है पूर्ण रूप से समर्पित है। तो धीरे धीरे हम मैनपुरी का किला भी ढहा देंगे, जैसे हमने फिरोजाबाद से सफाया किया है। तो इसको सोचते हुए हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय कर लेगा, या अर्पणा जी को लड़ाएंगे या किसी और को लड़ाएंगे, वो 2-1 दिन में ही आपके सामने होगा। जी, तो मतलब एक तरह से क्या ये संभवतः हो सकता है कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि देवरानी vs जेठानी होने वाला है इस बार के उपचुनाव में? क्या इसकी कुछ उम्मीदें हैं? जी, उम्मीदें पूरी पूरी हैं, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व ही हमारा निर्णय करता है। अगर किसी भी तरह से डिम्पल जी के सामने अगर अर्पणा जी को लड़ाया जाता है तो स्वाभाविक है देवरानी जेठानी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, और जिसमें अर्पणा जी पहली बार मैनपुरी किले को फतेह करके डिम्पल जी को हराएंगे। असवीर जी, एक बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, वो है महंगाई। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है महंगाई को लेकर सोचती भी है कि जनता को इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी भी जीना मुश्किल हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? जी संगीता जी, देखिए, लोग विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय राजनीति करने के लिए। जी, हमारी सरकार ने गरीबों को, अमीरों को, सभी का ख्याल रखते हुए, आप बताइए पहले लोगों की कितनी पेमेंट मिलती थी, आज कितनी है? एमएसपी कितनी हुई गेहूं की, पहले कितनी थी? इसी तरह से आप पूरा एक सिस्टम को आप देखते जाइए, उस सिस्टम के हिसाब से आप तुलना कीजिए पहले की सरकारों की सरकार में क्या सैलरी थी, लोगों को गेहूं का, चने का, मक्के का, बाजरे का क्या भाव मिलता था, सरसों का क्या भाव था। आज आप हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने खुशहाल किसान, खुशहाल नौजवान, खुशहाल उद्योगपति, यानी सबका ख्याल रखते हुए तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं। देखिए असवीर जी, बात करें महंगाई की तो सैलरी अगर बढ़ी है तो वो तो हर साल इंक्रीज होती है, लेकिन महंगाई उससे 2 गुना बढ़ी है। जैसे आप गैस के दाम देख ले, पेट्रोल डीजल के दाम देख ले, साग सब्जियों के दाम देख ले, तो आप मतलब मानते हैं कि नहीं कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, देखिए, ये विश्व की अर्थव्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के ही अंदर ये समस्या है, ये तो पूरी दुनिया की समस्या है। पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के ऊपर से चलती है, विश्व बाजार है और विश्व बाजार के हिसाब से चलती है। आप बताइए, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पहले अखिलेश जी सरकार चला चुके हैं, मायावती जी चला चुकी है, तो सरकार महंगाई तो हमेशा वो तो अपने अर्थव्यवस्था के ऊपर रहती है। तो ये केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा सपा, बसपा और कांग्रेस बनाए हैं, लेकिन इन पर राजनीति करने के लिए और कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। और इन पर कुछ है नहीं, महंगाई का हमारे यहाँ कोई असर नहीं है। नौजवानों को हमारी सरकार नौकरियां प्रतिवर्ष दे रही है लगातार, माननीय योगी जी अभी दे रहे हैं, और बुला बुला के नेट भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया है नौकरियों के अंतर्गत। तो मतलब महंगाई कोई ऐसी समस्या नहीं। बात आप कर रहे हैं नौकरी की, तो जैसे अभी अग्निवीर योजना चली थी,
युवाओं के लिए, जिसको लेकर युवाओं ने काफी प्रदर्शन किया था। तो क्या लग रहा है, ये 4 साल की नौकरी पर या जितने भी नौकरियां दी जा रही है संविदा पे दी जा रही है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या इससे युवा जो है उनका जो जीवन का भरण पोषण है वो शांति पूर्वक हो पाएगा? नहीं, देखिए, ये विपक्ष नौजवानों को बरगला रहा था, उसमें उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उनके रिटायरमेंट के बाद उनके लिए फंड पूरा किया गया। इसके बाद वो फिर से जॉब कर सकें, उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी 4 साल के बाद, तो उससे वो अपना आगे का जीवन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो और बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार अग्निवीरों में भर्ती कर रही है। देखिए, रोजगार एक हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार है, ठीक है, एक युवा इतना मेहनत करके रोजगार पाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। 4 साल के बाद उसे फिर से रोजगार ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? नहीं, इसमें कहीं कोई असत्य बात नहीं है, सारी बात सत्यता से है। हमारी सरकार उनका ख्याल रखते हुए आगे के रोजगार के लिए भी उनका पूरा ख्याल रख रही है और रखती रहेगी। इसमें कहीं तो उनके आपको साथ में लगता है भेदभाव कि नहीं होगा। जो बीजेपी है वो देश की युवाओं का, जनता का ख्याल रख रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो दोनों आने ही वाले जो सरकारें चुनाव है, जारी जैसे रखी। उपचुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है 2024 में, तो इसको लेकर बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप देखिए, आज तक 1947 से 75 वर्ष का जो शासन किया कांग्रेस ने, आप देखिए उसके जमाने में कितनी सड़कें बनी थी। आज आप देख सकती हैं कितने बड़े बड़े हाईवे बने, इतनी कनेक्टिविटी राजधानियों से हुई। एक राजधानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितने बड़े बड़े हाईवे बनाए गए। तो मतलब ये सारा रोजगार की दृष्टि से, किसानों की सहूलियत की, उन्नति की, तरक्की से, नौजवानों की तरक्की से, मतलब इन सब से कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था भी हो रही है, देश के लिए आवागमन की सुविधा हो रही है, बहुत सारी चीजें, मतलब इससे एक जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए वो सारी समस्याओं का निदान करते हुए मतलब इस तरह की हमारी सरकार प्रोजेक्ट ला रही है। जगह जगह आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इनमें से 65 बनकर तैयार हो गए और चालू हो गए। तो मतलब हर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए आप, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, मतलब किसी भी क्षेत्र में हमारी सरकारों द्वारा देख लीजिए आप, आज तक किसी ने इस तरह का विकास कार्य नहीं किया अच्छा, जो हम कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस है वो भारत जोड़ो वो जो यात्रा चला रही है, पद यात्रा, तो ये सुनने में आ रहा है कि जो ये पद यात्रा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पे भारी साबित हो रही है, कांग्रेस से बीजेपी से हिल गई है। तो क्या इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? क्या देखिए, लगता है आप कांग्रेस मात नहीं देखिए, पाएगी अपनी भारत जोड़ो पद यात्रा से बीजेपी को? आप देखती हैं जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जनता को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो नाटक करती हैं, और ये भी उनके लिए फ्लॉप शो ही साबित होगा। चुनाव आता है तभी राहुल गांधी जी को इस तरह की या समाजवादी पार्टी को इस तरह की बातें याद आती हैं, लेकिन इनसे आज तक कितना लाभ हुआ कांग्रेस को? कहीं कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ठगा और शासन किया, ठगा और शासन किया। लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और ऐसे ही नहीं, विश्व में मोदी जी को लोग नेता मानते हैं और भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं बनाते। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं और उस ओर हम अग्रसर हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप कांग्रेस की शासन की बात कर लो, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी? आज हम इस पायदान पर लाए तो पूरा दुनिया माननीय लोग मोदी जी का लोहा मान रही है, और माननीय मोदी जी की बातों को ध्यान से पूरा विश्व सुनता है और उनको अपना नेता मानता है। लेकिन सपा का तो ये कहना है कि जो बीजेपी है वो पिछले सरकारों के काम का फीता काट रही है। देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश जी बताएं, अखिलेश जी ने कितने लोगों, मायावती सरकार के कामों का कितना फीता काटा? आप 5 साल रहे, 5 साल में आपने क्यों नहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, या आपने क्यों नहीं पूरी योजनाएं वो तैयार की थी? लेकिन हमारे यहाँ माननीय योगी जी
और माननीय मोदी जी जिस योजना को लागू करते हैं उसका पहले टाइम फिक्स करते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको ये योजना पूर्ण करके देनी है, और जब वो योजना हमारे टाइम पे पूर्ण होगी तो हम उसका फीता नहीं काटेंगे तो क्या अगले दिन काटेंगे? भाई फीता तो हमने जब उसको कार्य को पूरा किया है, हम उसको बनवा रहे हैं, हम उसको पूर्ण रूप से मनोयोग से उसको पूर्ण कर रहे हैं, तो उसका उद्घाटन कौन करेगा? हमारी सरकार के लोग करेंगे, हमारी सरकार के नेता करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो जैसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात करें आज, वहाँ के सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ के जो बड़े लोगों के जो बच्चे वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद कर रहे हैं, लोग पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। वहाँ पे बिजली जो है वो फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है। तो क्या ऐसा कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? जी, आप देखिए जिस स्कूल में वहां केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं आज सबको पता है, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन अंदर जाके जब जनता से मिला जाता है तो जनता कितनी दुखी है उनकी गलत नीतियों से। और आप हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था को इतनी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सारे प्राइमरी और बेसिक जितने स्कूल हैं उनका कायाकल्प योजना के तहत उनको बढ़िया सुंदर हर पूरी व्यवस्था से उनको लैस किया जा रहा है, जिससे आने वाले हमारे छात्रों को विद्यालय में कहीं कोई किसी भी प्रकार की न तो पुस्तकों की दिक्कत होगी, न उसके पहनने के कपड़ों की दिक्कत होगी, न उसको जूतों की दिक्कत होगी। उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने एक्यूरेट की हुई है हमारी सरकार ने। इसके अलावा जिस स्कूल में जो भी प्राचार्य और अध्यापक हैं उसमें पढ़ाने वाले, अगर उनके यहाँ का रिजल्ट खराब रहता है तो उन अध्यापकों को उनकी अलग से व्यवस्था इस तरह से की जा रही है कि उनका बहुत सारी उनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो आपका इस तरह से कार्य नहीं होने वाला। तो मतलब सरकार अश्विन जी, सबसे पहली बात हम शिक्षा व्यवस्था की आपने की है, तो यूपी की शिक्षा व्यवस्था जो है अभी बहुत ही खराब है, ये तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात आपने ये बोला कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, तो बीजेपी ने भी तो विधानसभा चुनाव जो विधानसभा चुनाव था उस समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, जैसे फ्री राशन दिया था, नमक दिया था, तेल दिया था। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो गए ये सारी चीजें बंद हो गई, उसने भी तो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी थी। नहीं, देखिए देश कोरोना काल में आर्थिक स्थिति से कमजोर था, गरीब जितने भी मजदूर लोग थे प्रवासी या अप्रवासी, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था उस समय। तो इसको हम मुफ्त में नहीं कह सकते हैं, उनकी आर्थिक मदद करना देश के राजा का कर्तव्य है कि हमारी जनता कहीं भूखी न रहे, कोई आदमी भूखा न सोए। और आपने दुनिया में देखा था कि दुनिया के अंदर भूख से हाहाकार मचा था, लेकिन माननीय योगी जी की दूरदर्शिता का ये परिणाम रहा कि हमने कोरोना काल से अपने देश को किस तरह से आगे लाए। और देश हमारा निरंतर प्रगति के पथ पर आज अग्रसर है। अभी भी लोगों की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की आप तुलना करके देखिए, अभी भी उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, लेकिन हमारा देश कोरोना से पूर्ण रूप से उबकर और बिल्कुल पटरी पर चौड़ा। जी, अश्वीर जी, आपसे हमारे एक आखिरी सवाल है कि अभी हमारा देश जो है वो कोरोना से उबर रहा है, अभी पूरी तरह से उबरा नहीं है। तो क्या बीजेपी आगे क्या करने वाली है लोगों के लिए, जनता के लिए, आप ये बताइए। देखिए कोरोना से क्योंकि अभी भी लड़ने लोगों के के पास लिए आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनके पास आर्थिक अभी कमियां हैं। उनकी जो भी व्यवस्था है हमारी सरकार कर सकती है, वो आज भी पूर्ण रूप से कर रही है ना। आपको मालूम है हमने अपने देश की जनता के लिए हमारे मोदी जी ने मुफ्त डोज नहीं लगाई, बल्कि विदेशों को भी हमने मुफ्त में अपनी वैक्सीनें दान की। तो मतलब ये सारी व्यवस्था है, और लोगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। जैसे ही कोरोना की कम हुआ उसी हिसाब से हमने उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए बहुत पहल की, रोजगार लोगों को देने के लिए तमाम तरह की हमने योजना चलाई, जैसे पहले से चल रही है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, है ना, मनरेगा के तहत। इस तरह की हमने सारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष में हमारी सरकार द्वारा जोर शोर से चलाई जा रही है, जिससे कोई भी आदमी दुखी। जी, अश्वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद संगीता जी, आपको, आपको चैनल को धन्यवाद, सादर प्रणाम।